दोस्तों नमस्कार। कोरोना काल के दौर में लिखी गई कविताओं के साथ मैं दोबारा उपस्थित हुआ हूँ। इस भाग में भी मैंने 4 रचनाकारों की कविताओं का चयन किया है। शांति यादव, पंकज चौधरी, रंजीत वर्मा और ओम प्रकाश तिवारी। इस विश्वव्यापी महामारी के दौर में निश्चित ही मनुष्यता संकट के दौर से गुजर रही है। जो आर्थिक वजहें हैं वह तो हैं ही, इसके अलावा जो प्रशासनिक और सामाजिक दिक्कतें हैं वह ज़्यादा मारक हैं। हमारे इन रचनाकारों ने बहुत शिद्दत से, बहुत आत्मीयता के साथ इस बात को महसूस किया है कि अपने ही देश में जो लोग प्रवासी घोषित कर दिए गए, बना दिए गए, उनकी हालत ऐसी है कि वह न घर के हैं न घाट के हैं। जिस जगह कार्यरत थे वहां से उन्हें रुखसत होना पड़ा और जिस नई जगह पर पहुंच रहे हैं वहां दूसरी तरह की सामाजिक दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। सरकारों ने घोषणा तो कर दी कि किसी भी व्यक्ति को जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, उनके प्रभाव में आ गए हैं, किसी तरह की परेशानी उन्हें नहीं होगी। लेकिन वास्तव में जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, जहां लोग काम कर रहे हैं, उनकी ओर से फोर्सफुली लोगों को काम से बाहर निकाला गया या उन्हें कह दिया गया कि अब उन्हें वेतन देना उनके वश की बात नहीं है। जब काम नहीं तो भोजन कहां से मिले? और तमाम सरकारी और प्रशासनिक दावों के बावजूद लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो लोग अपने उन शहरों से बाहर निकल गए जहां वो कार्य कर रहे थे, अपने अपने घरों के लिए, डीह के लिए, गांव के लिए, जहां उनका बचपन बीता था, जहां एक आत्मीय रिश्ता बसता है। हालांकि वहां की दिक्कतें अन्य हैं। फिलहाल इन रचनाकारों को एक एक कर हम सुनेंगे और अ, उनके द्वारा अभिव्यक्त संवेदनशील जो भावनाएं हैं उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले मैं शांति यादव जी की कविता का पाठ करूंगा, रोटियों के कातिल। रोटी पर सबसे पहला हक उनका है जो काम करते हैं, जो कमाते हैं। लेकिन हुआ यह कि कमाने वाले हाथ में रोटियां नहीं आईं ताकि वो मुंह तक पहुंच पाए। जिन संस्थाओं को उन्होंने तैयार किया, जिन महलों को उन्होंने बनाया, वहां से उन्हें कोई न आश्वासन मिला, न सहायता मिली और वह भूखे प्यासे सड़कों पर चलते रहे। और इस दरमियान न जाने कितनों की जानें चली गई। आइए सुनते हैं
शांति यादव जी की कविता रोटियों के कातिल। आपको, हमको, सबको पता है, रोटियों पर चलने का हक केवल बेलन को है। पर एक दिन जब चल पड़ी रेलगाड़ी, रोटियों की छाती रौंदती, रोटियों ने की उल्टियां खून की। पटरियों पर सूखते रहे थक्के खून के, कई दिनों तक सूखते कंकाल पड़े रहे इधर-उधर न जाने कब तक। कैमरे की आंखें भी पथरा गईं उन्हें घूरते। रोटियां बेजान हैं, पटरियां खामोश, गवाह निःशब्द हैं, कलम स्तब्ध। समय हल्के-हल्के कांप रहा है, इतिहास नोट्स लेते हुए हाँफ रहा है। कातिल आंकड़े-आंकड़े खेल रहा है, हम और आप कैसरोल से फूली और मुलायम रोटी थाली में रख रहे हैं। मुंह में कौर डालने के पहले जरा ठहरिए, इत्मीनान तो कर लें। हमारी थाली की रोटियों पर भी कातिलों के साए तो नहीं मंडरा रहे। शांति यादव जी वरिष्ठ कवयित्री हैं, लगातार मजदूरों और प्रवासियों की दिक्कतों पर नजर बनाए हुए हैं। कई कविताएं इस दरमियान उन्होंने कोरोना से उपजी समस्याओं पर लिखी। सच कहा उन्होंने कि जिन हाथों में रोटियां नहीं पहुंची वो तो अभागे हैं ही, लेकिन जिन हाथों में रोटियां हैं आगे थाली में दिखाई दे रही हैं। पहले इत्मीनान कर लें कि उन रोटियों पर भी कातिलों की नजर तो नहीं। अब मैं दूसरी कविता पंकज चौधरी की पढ़ना चाहूंगा। पंकज चौधरी अत्यंत ऊर्जावान, प्रतिबद्ध और संवेदनशील युवा कवि हैं। लगातार उनकी नजर कोरोना से प्रभावित उस वर्ग पर बनी हुई है जो दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं और जिनकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन पर भी वो उंगली उठाते रहे हैं। बल्कि सरकार, प्रशासन और पूंजीपति वर्ग की जो निष्ठुरता है, उन पर लगातार वो प्रहार करते रहे हैं। आइए उनकी कविता सुनते हैं, कोरोना और दिहाड़ी मजदूर। यह उमड़ते हुए जनसैलाब जो आप देख रहे हैं, यह किसी मेले की तस्वीर नहीं है या किसी नेता अभिनेता का रैला भी नहीं है। यह तस्वीर है साहित्य में वर्णित उन भारत भाग्य विधाताओं की जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जैसे स्मार्ट महानगरों के निर्माता हैं। तस्वीर में छोटे-छोटे बच्चे जो दिख रहे हैं और उनके माथों पर भारी-भारी मोटरियां, वे उनके दुखों और संतापों की मोटरियां हैं। वही मोटरियां लेकर वे अपने तथाकथित वतन से परदेश को आए थे और फिर वही लेकर परदेश से अपने वतन को लौट रहे हैं। हजारों किलोमीटर की वतन वापसी के लिए उनके पास न कोई हाथी है,
न कोई घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। रास्ते में उन्हें सांप डसेगा या बिच्छू, घड़ियाल जकड़ेगा या मगरमच्छ, पैरों में छाले पड़ेंगे या फफोले, सूरज की आग जलाएगी या बारिश के ओले, इसकी चिंता करके भी वे क्या कर सकते हैं। परदेश में उनके हाथों को जब कोई काम ही नहीं रहा, घरों से उनको बेघर ही कर दिया गया, राशन की दुकानें जब खाक ही हो गईं, तब वे करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। वे उसी वतन को लौट रहे हैं जिनको मुक्ति की अभिलाषा में छोड़ना उन्हें कतई अनैतिक, अनुचित नहीं लगा था। यह जानते हुए भी फिर वही लौट रहे हैं कि वह उनके लिए किसी नरक के द्वार से कम नहीं है। उन्हें पता है कि जिनसे मुक्ति के लिए उन्होंने गांव को छोड़ा था, वे उनसे इस बार कहीं ज्यादा कीमत वसूलेंगे। उन्हें उनकी मजूरी के लिए 2 सेर नहीं, 1 सेर अनाज देंगे। उनके जिगर के टुकड़ों को बाल और बंधुआ मजदूर बनाएंगे। उनकी बेटियों पत्नियों को दिन दहाड़े नोचेंगे, खसोटेंगे। शिकायत करने पर डांड में रस्सा लगाकर ट्रकों में बांधकर गांवों में घसीटेंगे। सर उठाने पर सर कलम कर देंगे, आंखें दिखाने पर आंखें फोड़ देंगे। गले में घड़ा और कमर में झाड़ू फिर से बंधवाएंगे, जो कमोबेश अभी भी गांवों में लोगों को भुगतना पड़ता है। भारतीय संविधान ने उनमें आजादी के जो पंख लगाए थे, वे फिर से कतरे जाएंगे। मनुष्य की गरिमा की अकर ढीली किए जाएंगे। वे जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। अंधकार युग में उन्हें ही क्यों ढकेला जा रहा है। और तो सवैतनिक अवकाश पर हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, और वे सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पीछे कुआं था तो आगे खाई है। उनके जीवन की यही कहानी है। कोरोना महामारी होगी, लेकिन उनके लिए तो यह दोहरी तिहरी महामारी है। सारी सभ्यताएं नदियों और नगरों की सभ्यताएं हैं। पहली बार कोई नागर सभ्यता उनके लिए अभिशाप बन गई, बनाई गई है। वे जाएं तो जाएं कहां, वे करें तो करें क्या। पंकज चौधरी उन स्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य चरित्र है, कि ये मजदूर और प्रवासी गांव छोड़कर शहर इसलिए गए थे ताकि जो सामाजिक स्तर पर उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ती है, जलालत झेलनी पड़ती है, उससे निजात पाएं और बंधुआ मजदूरी से अलग अपने दम पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन इस नगरीय सभ्यता ने भी उन्हें धोखा दिया, और ऐसे वक्त पर जब आश्वासन की सबसे बड़ी जरूरत थी, सरकारों ने, प्रशासन ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। यह मानव सभ्यता की भीषण विडंबना है, खासकर उस वर्ग की जो पहले भी मजबूर था, अभी भी मजबूर है और आगे भी मजबूर रहेगा, क्योंकि उनके सामने समस्या है कि वो जाएं तो जाएं कहां और करें तो करें क्या। अब मैं तीसरी कविता रंजीत वर्मा
की पढ़ूंगा। रंजीत वर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी उनकी रही है और लगातार ऐसे वर्ग के संपर्क में हैं जो सामाजिक स्तर पर निम्न कहलाते हैं, दलित कहलाते हैं और ऊंच नीच की जो भावना है उससे पीड़ित हैं, आर्थिक स्तर पर परेशानियां झेलते हैं। आज जब कोरोना संकट ने यह दिन दिखाया है कि महलों का निर्माण करने वाले, चमचमाती सड़कों को बनाने वाले और पार्कों को सजाने वाले लोग उन जगहों से भगा दिए गए। हजारों किलोमीटर दूर सड़क पर चलते चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि उल्टा रास्ते में भी तमाम तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में रंजीत वर्मा इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब मजदूर वर्ग को यह तय कर लेना होगा कि वह कौन सा रास्ता अख्तियार करे, अर्थात विरोध का रास्ता। अब उन्हें विरोध के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन संपत्तियों पर उनका नैसर्गिक हक है, जिन सुविधाओं पर उनका प्राकृतिक अधिकार है, वह उनसे छीना जा रहा है, तो वह छीन कर ही वापस लिया जा सकता है। आइए सुनते हैं बहुत ही अच्छी कविता रंजीत वर्मा की, शहर उनके लिए गिद्ध हो चुका था। वे जहां से आ रहे थे वहां उनके लिए कुछ नहीं बचा था, न कोई उम्मीद, न कोई सपना। वे हारे हुए सैनिक की तरह लौट रहे थे। शहर उनके लिए गिद्ध हो चुका था, जो उसे नोच खाने के लिए मंडरा रहा था चिमनियों के ऊपर। वे हजारों मील के सफर में थे, कभी उनके पांव के नीचे पहाड़ आते थे, कभी दबी आग, कभी उनके साथ चलती आती थी लोहे की वीरान पटरियां। उनके पांव के नीचे पत्थर होते थे, कांटे होते थे, गहरी खाइयां होती थी, उनकी नींद में थोड़ा बारूद रखा होता था। हम सफर रास्ते जिनसे होकर कभी उनका जाना हुआ था, लौटते वक्त उनके खून के ताजे धब्बों से तरबतर थे। हत्यारे हर कदम पर थे। हत्यारा जब भी हत्या करता था, पीछे उनकी कहानियां छोड़ जाता था। कभी टूटे चप्पल, कभी मैले कुचेले कपड़े। इस बार पटरियों पर रोटियां छूटी थी, जिसके पास भूख की अनगिनत कहानियां थीं। कुछ कहानियां उनका पीछा करती गांव तक चली आई थी। अफसोस कि गांव वही नहीं रह गया था, वहां उनके पहुंचने से पहले अफवाहें पहुंच गई थीं, धमकियां पहुंच गई थीं। अफसोस यह भी है कि वे भी अब वही मजदूर नहीं रह गए थे, वे सस्ते मजदूर में बदलते जा रहे थे, वे बंधुआ मजदूर में बदलते जा रहे थे। यही समय है साथियों कि आप रोक दें अपना पलायन और खड़े हो जाएं डटकर सामने, हर उस तिकड़म के खिलाफ, इस उल्टे बहते समय के खिलाफ जो आपको सस्ता बना रहा है, बंधुआ बना रहा है। क्या आप तक खबर नहीं पहुंची कि आपका नहीं होना रोक देगा देश का घूमता पहिया? क्या आप तक खबर नहीं पहुंची कि बौखलाए हुए हैं पूंजीपति और बौखलाई हुई हैं सरकारें भी, यह सोचकर कि उनसे ज्यादा जरूरी हैं आप देश के लिए? लोग यह समझने लगे हैं।
वे मुसीबत बनकर टूट पड़े हैं आप पर, अपनी जरूरतों के लिए आपको निचोड़ने के लिए। अब वे खुलकर सामने आ गए हैं, तो आपकी ओर से देरी क्यों? आप भी टूट पड़े उन पर मुसीबत बनकर, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए, हक और अरमान के लिए। श्रम के लुटेरों को सबक सिखाने का यही वक्त है, इंतजार क्यों? बहुत ही तेवर के साथ रंजीत वर्मा जी ने अपनी बातें कही हैं और ललकारते हैं उन मजदूरों को जो निर्माता हैं देश के। उनका कहना है कि सरकारें, पूंजीपति और कार्यदायी संस्थाएं उनकी वापसी चाहती हैं, क्योंकि आप उनकी जरूरत है। लेकिन यही वक्त है जब आप अपनी महत्ता को समझें और सस्ते और बंधुआ मजदूर में बदलने की जगह अपना अधिकार छीनने वाला व्यक्ति बने, मनुष्य बने। यह जो सरकार, समाज और प्रशासन के स्तर पर नाकामियों की परेशानियां जो कामगार वर्ग झेल रहा है, वह ऐसा क्यों है? और ऐसे वक्त में जब उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास होने चाहिए, कोशिशें होनी चाहिए, सरकार दूसरे जो समस्याएं हैं, दूसरी तरफ की जो दिक्कतें हैं, उसे बढ़ाकर दिखाना चाह रही हैं, ताकि जो आंतरिक दिक्कतें हैं, जो सामाजिक और प्रशासनिक स्तर की दिक्कतें हैं, उसे लोग भूलकर उन चीजों पर ध्यान दें जो राष्ट्रीयता के बनावटी दायरे में आता है। अब जो नया इस कोरोना वक्त में, जबकि सरकार और प्रशासन को मेडिकल सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग कर उनकी परेशानियों को दूर करना चाहिए, चिकित्सीय व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। इसकी जगह सीमाई परेशानियों को सामने रखा गया है। अब ये सामने आ रहा है कि सीमा पर दिक्कतें हैं। चीन, पाकिस्तान, नेपाल भी आक्रामक है। तो अब पहले कोरोना देखें या सीमा को देखें। ओम प्रकाश भारती ने बहुत ही तार्किक तरीके से इस चीज को सामने रखा है कि सीमाएं वही नहीं हैं जिन्हें आप बता रहे हैं। सीमाएं तो वहां भी तय कर दी गई हैं जहां यह नहीं होनी चाहिए। अपने ही देश में लोग प्रवासी घोषित कर दिए गए हैं। उच्च और निम्न वर्ग की सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं। जिनके पास धन है और जो सुविधाहीन है, उनकी सीमाएं अलग हो गई हैं। जब इतने स्तर पर अंदर की सीमाएं बनती और घटती जा रही हैं, तो बाह्य सीमाओं पर इस समय ध्यान भटकाने की जरूरत क्या है? यह इसलिए कि हमारा मन साफ नहीं है। हमारा मतलब सरकारी तंत्र का मन साफ नहीं है। वह किसी भी हालत में मजदूर वर्ग को
आराम की मुद्रा में आने देना नहीं चाहता है। सुने ओम प्रकाश तिवारी की यह कविता। सीमाएं। सभी छोटी बड़ी सीमाओं पर तनाव है, आमने सामने हैं राजनेता। जनता को भी खड़ा कर दिया गया है आमने सामने। हथियारों के साथ सेनाएं भी तैनात हैं, चली जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ चालें। बिछी हुई हैं राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिक बिसातें। इस तरह जारी है शह और मात का खेल। दरअसल सीमाएं होती ही हैं तनाव के लिए, राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए। सीमाएं डूबी रहती हैं नकारात्मकता की नदी में। जहां भी होती हैं सीमाएं, बजता ही रहता है युद्ध का नगाड़ा। प्रदेशों की सीमाओं पर क्या कम शोर है? कोरोना काल में लाखों जनता ने भुगता है सीमाओं का दर्द। अपने ही देश में बुलाए गए प्रवासी दूसरे प्रदेश में जाकर हो गए परदेशी, और उतने ही बेगाने भी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना मान लिया गया घुसपैठ। अपने ही देश की पुलिस ने ऐसे भगाया जैसे दूसरे देश के नागरिकों को खदेड़ती है। डंडे तन पर पड़े और जख्मी मन हो गया। तन की चोट शायद ठीक भी हो जाए, नहीं भर पाएंगे मन के घाव। जनपदों की सीमाओं पर क्या कम कोहराम है? संगीनें वहां भी तनी हैं, बैरियर वहां भी लगे हैं। तहसीलों और ब्लॉकों के नाम पर भी हैं सीमाएं। फिर गांव की सीमाएं अलहदा हैं। सबसे छोटी सीमाएं हैं परिवार की, पड़ोस की और रिश्तों की। इनसे भी छोटी सीमाएं हैं इंसानों के अपने मन की, दिमाग की और दिल की। इन छोटी सीमाओं पर बड़ी सीमाओं से अधिक तनाव है। असली शह और मात का खेल छोटी सीमाओं पर ही जारी है। सचमुच का तनाव तो यहां ताड़ी है। दरअसल छोटी सीमाएं ही बनाती हैं बड़ी सीमाएं। छोटी सीमाएं ही खींचती हैं बड़ी लकीरें। जमीन पर, मन पर, दिमाग पर और रिश्तों पर भी। छोटी सीमाएं ही अपना तनाव धकेल आती हैं बड़ी सीमाओं पर। बड़ी सीमाओं पर तनाव से राहत महसूस करती हैं छोटी सीमाएं। कुदरत की तरह रहस्य है छोटी सीमाएं। नफरत, हिंसा और नकारात्मकता का समुद्र हैं तमाम छोटी सीमाएं। यह बातें करती हैं सकारात्मकता की, संवेदना की, इंसानियत की, मानवता और भाईचारे की। जबकि इन्हें अच्छी तरह से मालूम है इन्होंने कर लिया है इनका अतिक्रमण अपने मन में, दिमाग में और दिल में। सीमाएं बनाकर इंसानों ने कर लिया है खुद से खुद का अपहरण। सीमांकन की बुराइयों को वह जानता है, परंतु अनजान बने रहना चाहता है। इस तरह हर पल वह करता रहता है सीमांकन दर सीमांकन। जब इतनी सीमाएं होंगी तो तनाव होना भी लाजमी है। बेवजह वजूद में नहीं आया शतरंज का खेल। शह और मात तो इंसानी फितरत है। बहुत बेहतरीन तरीके से ओम प्रकाश तिवारी जी ने मनुष्य के मन की सीमाओं की के रेशे को उधेड़ा है और कलुषित मन कैसे समस्याओं को समेटने की बजाय और व्यापक बनाता है, इसकी ओर इशारा किया है। जो संस्थाएं इसलिए निर्मित की गई हैं, बनाई गई हैं कि वह व्यवस्था दुरुस्त करे, वह ये सीमाएं बनाने में व्यस्त हैं। देश को, राज्य को, जिलों को, तहसील को, ब्लॉक को, गांव को, परिवार को खंड खंड कर रही हैं।
वैचारिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, हर स्तर पर इन भेदों से पीड़ित जनता कोरोना की दिक्कतों से ज्यादा दुख झेलती हैं, झेलेंगी। यह दुख तभी दूर होगा जब ये जनता, ये प्रवासी कहे जाने वाले देश के नागरिक, असली नागरिक प्रतिरोध में खड़े होंगे और अपने मन का तंत्र विकसित करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी जी वरिष्ठ कहानीकार, कवि और स्तंभ लेखक हैं। सीमाओं पर जाकर भी इन्होंने स्थितियां देखी हैं। बहुत दिनों तक सीमावर्ती राज्यों में इन्होंने कार्य भी किया है। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी और चारों ही रचनाकारों ने आज की समस्या का, कोरोना काल की परेशानियों का, दिक्कतों का वर्णन किया है, जो अभी मैंने आपके सामने पाठ किया। आशा है आप सबको पसंद आएगी। नमस्कार।